অবশেষে বুধবার লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে পেশ হল সংশোধিত ওয়াকফ বিল 2025। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু প্রথমে জেপিসির সব সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। 2013 সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে পূর্বতন ইউপিএ সরকারকে বিঁধে রিজিজু বলেন, 2014 লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই তার আগের বছর ওয়াকফ আইন সংশোধিত করেছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার। 2013 में पहला ये बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। ইউপিএ সরকার ওয়াকফ বোর্ডকে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য করে দিয়েছিল বলে মন্তব্য করে 108 নম্বর ধারা তীব্র সমালোচনা করেছেন রিজিজু। सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। 123টি সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের হাতে চলে যাওয়ার জন্য ইউপিএ সরকারকেই দায়ী করেন রিজিজু। उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। মন্ত্রী বলেন, এই নতুন বিলে ধর্মীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রের নাক গলানোর অধিকার নেই, রাজ্যই থাকবে দায়িত্বে। ডিজিটাল পোর্টাল, সেন্ট্রালাইজড ডেটাবেসের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে রাজ্যের সঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তিগত বিষয়ে যোগাযোগ রাখবে কেন্দ্র। এই বিল কারো সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, क्योंकि आखिर तो सर ये सारा प्रॉपर्टी का अथॉरिटी राज्य सरकार का है। बोर्ड का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। কিরেন রিজিজু বলেন, 2006 সালে দেশে 4.9 লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে আয় হয়েছিল মাত্র 163 কোটি। এরপর 2013 সালে সংশোধিত ওয়াকফ আইন আসার পর সেই সম্পত্তি থেকে আয় বেড়ে হয় মাত্র 166 কোটি। এ প্রসঙ্গে সচার কমিটির মন্তব্য তুলে ধরেন তিনি। একই সঙ্গে তার প্রশ্ন, সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতই সবথেকে বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি থাকলেও কেন দরিদ্র মুসলিমদের কাজে লাগানো হয়নি? सिर्फ हमारा देश में ही नहीं,
दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था। জেপিসির দেওয়া মোট 44টি সংশোধনী নিয়ে বিল করেছেন তিনি বলে লোকসভায় জানান কিরেন রিজিজু। তিনি জানান নতুন সংশোধিত বিলে মহিলাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। বোর্ডে অমুসলিমরা সদস্য থাকার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মন্ত্রী। 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है, कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। इसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। We are together. We may belong to different states and union territories. We are all Indian. আদিবাসীদের কথা, কোনো মুসলিম পরিবারের মেয়েদের এবং শিশুদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে এই বিল, জানালেন মন্ত্রী। उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वक्फ क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। ऐसा ही है सेक्शन 40 में, किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী যখন বিল পেশ করছিলেন স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী মঞ্চে তুমুল হইচই শুরু হয়। তবে সবাইকে কক্ষে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখে আবেদন করেন অধিবেশন চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্পিকার। মন্ত্রীকে নিজের ভাষণ বলতে দিয়ে তিনি আশ্বাস দেন প্রত্যেক সাংসদই নিজের বক্তব্য বলতে পারবেন। দিল্লি থেকে ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।